एक हाइड्रा फेशियल से ही आपकी स्किन चमक उठती है? हाइड्रा फेशियल डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस तरह से डैमेज है। कईयों की स्किन ज़्यादा डैमेज होती है, कईयों की कम होती है। पिगमेंटेशन को ईजिली ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर कोई कह रहा है कि ये इतनी जल्दी 2 मंथ्स में 15 डेज़ में क्योर हो जाएगी, तो सबसे पहले ये साइन है कि वो जो पर्सन है वही फेक है। तो मैम क्या एक्ने 100% ट्रीटमेंट करते हो आप? सो अगर आपको कोई 100% गारंटी दे रहा है तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। हमने आपका ट्रीटमेंट कर दिया, हमने आपको 50% रिजल्ट दे दिया, उसके बाद आप ऑयल कंज्यूम कर रहे हो, बाहर का फूड खा रहे हो, तो इसमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट की या कहीं से भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उसका कोई फॉल्ट नहीं है। मेरे पास जो भी सनस्क्रीन है वो 50 में ही होते हैं, है ना? पीएफ उनका 50 होता है, पर इसका 60 है। इसका रीज़न ये है बिकॉज टाइम के साथ कितना सनलाइट इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, सब कुछ प्लस हो रहा है। तो वैसे 30-40 जो है वो इंडियन स्किन टोन पे नहीं जाते। हमारी स्किन को प्रोटेक्टिव बैरियर चाहिए जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि परमानेंट मेकअप्स होते कैसे हैं? परमानेंट मेकअप होता है जो चीज़ वॉश करने पे भी नहीं जाती। जब कोरियन स्किन का नाम आता है तो जेंजीज को तो बस खुशी हो जाती है। कोरियन स्किन पॉसिबल है अगर आप स्किन केयर करते हो, बिकॉज कोरियन स्किन में क्या है, शाइन है, ब्राइट है, स्किन क्लीन है। बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि कोरियन ट्रीटमेंट के नाम से या कोरियन कोई भी क्रीम के नाम से पीपल जो लोग हैं वो जल्दी बाय कर लेते हैं। 7 to 10 डेज में वो स्टीरॉयड क्रीम देंगे आपको लगाने को और आपके फेस को बिल्कुल ब्राइट कर देंगे। और जैसे 15-20 डेज में आपकी स्किन दोबारा डैमेज होती है, दोबारा और ज़्यादा बर्न हो जाती है, फेक कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल आपकी जो स्किन है वो 100% डैमेज पे चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक बेहद खास एपिसोड, जहां पे आज हम बात करेंगे कोरियन स्किन के बारे में, आज हम बात करेंगे हाइड्रा फेशियल्स के बारे में, और आज हम बात करेंगे स्किन में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, पिगमेंटेशन के बारे में, एक्ने के बारे में, और सबसे बड़ी बात करेंगे आज हम लेजर से जो हेयर रिमूव होते हैं उनके बारे में, कि कैसे किए जाते हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं। आज मैं वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर महिमा कालिया का। महिमा कालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके मैम, थैंक यू। मैम, पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आपने मुझे स्टार्टिंग होने से पहले ही बताया कि आप पिन का काम नहीं करते, पर फिर भी आप सर्जरी और पिन का काम नहीं करते, फिर भी आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हो। वो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं? सो बेसिकली लोगों को मिथ है कई बार कि जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें पेन होती है या नीडल होती है और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रीटमेंट है जो बिना नीडल के रिजल्ट देते हैं आपको, जिसमें कोई कट नहीं होता, कोई ब्लड नहीं होता, कोई पेन नहीं होती। ऐसे कई सारे फेशियल्स हैं। हाइड्रा फेशियल है जो आपकी स्किन में टैन को रिमूव करता है, मेडी फेशियल है, जैपनीज कोलेजन ट्रीटमेंट है, और हमारे पास है ऑथेंटिक कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट। ओके। जब आपने हाइड्रा फेशियल का नाम लिया, आजकल ये बहुत पॉपुलर है। जब भी किसी आप डॉक्टर के पास चले जाओ, इवन कि किसी सैलून में भी चले जाओ, सब कहते हैं कि हाइड्रा फेशियल ले लो। पहले तो मुझे जानना है आपसे, हाइड्रा फेशियल बेसिकली होता क्या है? सो हाइड्रा फेशियल एक ओवर हाइप्ड फेशियल बन चुका है। हाइड्रा फेशियल को करने का तरीका जो है वो सिर्फ एक एक्सपर्ट को आ सकता है या जिसने स्टडी कर रखी है और पूरा साइंटिफिक वे हो। छोटी मशीन, नकली मशीन्स लेके या सिर्फ उनको ऑपरेट नहीं करने आती तो सस्ते में सैलून्स में भी रख सकते हैं। हाइजीन मेंटेन नहीं होती, फ्रूट क्रीम्स के साथ फेशियल्स कर देते हैं। सो बेसिकली जो हाइड्रा फेशियल है वो स्किन को बहुत डीप क्लीन करता है। उसके लिए मशीन्स भी सेपरेट होती हैं और उनके लिए प्रोडक्ट भी सेपरेट होता है, और ये क्वालिटी मिल सकती है आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट के पास। मैम, अब मुझे जानना है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रा फेशियल के बारे में, है ना? क्या इसकी सीटिंग्स होती हैं कि एक हाइड्रा फेशियल से ही आपकी स्किन चमक उठती है? हाइड्रा फेशियल डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस तरह से डैमेज है। कईयों की स्किन ज़्यादा डैमेज होती है, कईयों की कम होती है। आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके रूटीन पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम क्लाइंट्स को लगता है कि जो ये सारे ट्रीटमेंट हैं इनके पैकेज बनते हैं या आपको ये रेगुलर बेसिस पे लेने होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी स्किन एक्सपर्ट को विजिट करते हो तो सबसे पहले आपकी स्किन को डीप एनालाइज किया जाता है। स्किन पे आपकी कितनी सिटिंग्स होनी है। कई बार आपको एक सेशन से ही रिजल्ट आ जाता है, कई बार हमें सेशंस प्लान करने होते हैं, स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाने होते हैं। ओह! जैसे कि हम हाइड्रा फेशियल की बात कर ही रहे हैं, क्या हाइड्रा फेशियल से जो आजकल पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना? तो क्या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा सकती है?
एडवर्टाइजमेंट में तो कहा जाता है कि पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो हाइड्रा फेशियल सॉल्व करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिगमेंटेशन जो होती है वो स्किन के अंदर होती है, इंटरनल होती है, और जो हाइड्रा फेशियल वर्क करता है वो सुपरफिशियली वर्क करता है। वो आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को, ऑयल को, डर्ट को इम्प्रूव करता है। पिगमेंटेशन ज़्यादा डीप है, उसके लिए हमें थोड़े डीप ट्रीटमेंट्स करने होते हैं। ओह! मतलब पिगमेंटेशन का नहीं है इसके साथ में। पिगमेंटेशन को ये सॉल्व नहीं करता, हल्का सा इम्प्रूव कर सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो। 10-20% आपको पिगमेंटेशन में रिजल्ट आ सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं। जब पिगमेंटेशन की बात हो रही है, मुझे ये जानना है कि क्या जो चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, कईयों की कम हो जाती है, चिक्स पे तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी है, चिक्स पे, नोज़ पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसको छाइयाँ भी बोला जाता है ना आम भाषा में। क्या वाकया ही उसका ट्रीटमेंट होकर स्किन अच्छी हो सकती है? सो जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन उसके कई सारी कॉजेज़ है, कंसर्न है। कई बार हमें जो पिगमेंटेशन होती है वो स्ट्रेस के कारण होती है, कई बार मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है बॉडी में, और हमारी जो पिगमेंट्स और जो हमारी पिगमेंटेशन होती है वो पोस्ट प्रेगनेंसी की बात होती है। तो हमें पिगमेंटेशन का पहले रूट ऑफ कॉज समझना है, क्या रूट ऑफ कॉज है, किस वजह से हो रही है, इंटरनली भी उस चीज़ को ठीक करना है और स्किन के ट्रीटमेंट से भी उस चीज़ को ठीक करना है। पिगमेंटेशन को ईजिली ट्रीट नहीं किया जा सकता, एंड ये 100% भी क्योर नहीं होती है। अगर कोई कह रहा है कि ये इतनी जल्दी 2 मंथ्स में, 15 डेज़ में क्योर हो जाएगी, तो सबसे पहले ये साइन है कि वो जो पर्सन है वही फेक है। ओह! मतलब इट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम कहें कि बहुत जल्दी जल्दी आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं ना, तो आप हर बात पे ये बोल रहे हो कि आपको खाना अच्छा खाना है, आपकी कोई डेफिशिएंसीज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी स्किन अच्छी होगी, है ना? तो वो सब डॉक्टर कहते हैं कहीं न कहीं, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं। जी। तो मुझे अब ये जानना है आपसे कि स्किन के लिए सबसे अच्छी डाइट क्या है? स्किन के लिए सबसे अच्छी डाइट है, एक तो आपको अपना हाइड्रेशन लेवल बैलेंस रखना है, उसके साथ आपको ऐसे फ्रूट्स लेने हैं जो आपकी डेफिशिएंसी को पूरा करें। सीजनल फ्रूट्स होते हैं, एप्पल हो गया, लेमन हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, सिट्रिक फूड्स हो गए, जो आपको कंज्यूम करने चाहिए। मैं इसमें ये नहीं कह रही कि आपको इसका पैक बना के आप फेस पे लगाओ, क्योंकि अगर सुपरफिशियली आप पैक बना के लगा रहे हो तो वो अलग वे से काम करेगा, और अगर आप उसे ईट कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपके अलग वे से काम करेगा। ओह! अ, हम बात करते हैं एक्ने की। आजकल टीनेजर्स में एक्ने की प्रॉब्लम वेरी कॉमन। टीनेजर में ही क्यों, आजकल तो पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने बहुत सारी लेडीज़ में देखा है कि बहुत सारे एक्ने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो क्या उसका ट्रीटमेंट भी आप लोग देते हो? बिल्कुल, जो एक्ने होते हैं, एक्ने का जो कंसर्न होता है वो टीनेज को इसलिए होता है क्योंकि टीनेज का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा हार्मोन को इम्बैलेंस करता है। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, और हम उस टाइम में हम सबसे ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ होते हैं कि बाहर से ही खाना है। तो ऑयल करने से या हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होने से मेल्स में, फीमेल्स में जो प्रॉब्लम है ये दिखने को मिलती है। हमारे एक्नेस पे डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके जॉ लाइन पे हो रहा है एक्ने, तो इट मीन्स आपका जो एब्डोमेन है, आपका स्टमक है, उसमें प्रॉब्लम है। अगर आपके चीक्स पे हो रहा है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। टाइप ऑफ एक्ने डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ एरिया डिपेंड करता है कि कहाँ एक्ने हो रहा है और कितना हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। हाँ, नोज़ एक्ने तो मुझे भी पता है। अगर किसी को नोज़ एक्ने होता है तो उसको कहीं न कहीं कहा जाता है कि दिल से कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना? बिल्कुल। टीनेजर में जो एक्ने होते हैं वो अलग कारणों के कारण होते हैं, अलग रीज़न्स होते हैं, और पोस्ट प्रेगनेंसी जो एक्ने होते हैं वो अलग रीज़न्स के कारण होते हैं। इसमें कितना सच है? इसमें सच तो ये है कि इन दोनों ही टाइम पे बॉडी में चेंजेस होते हैं। एडोलसेंस के, टीनेज के टाइम में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस से आपको प्रॉब्लम क्या है, कईयों को हेयर फॉल की, कईयों को एक्ने की, कईयों को पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस की। जी। तो मैम, क्या एक्ने 100% ट्रीटमेंट करते हो आप? सो अगर आपको कोई 100% गारंटी दे रहा है तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। 100% हमेशा तब होता है जब आप 70% ट्रीटमेंट्स ले और 30% अपनी सेल्फ केयर करें। सेल्फ केयर में अगेन डाइट आ गई है, और आपका जो रूट ऑफ कॉज है वो कैसे सॉल्व होता है। हमने आपका ट्रीटमेंट कर दिया, हमने आपको 50% रिजल्ट दे दिया, उसके बाद आप ऑयल कंज्यूम कर रहे हो, बाहर का फूड खा रहे हो, तो इसमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट की या कहीं से भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उसका कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है मैम। कहीं न कहीं कहा जाता है ना कि आपका पेट है या फिर आपका मुँह है, वहीं से बीमारियाँ शुरू होती हैं। क्योंकि अगर आपका खाना-पीना सही नहीं होगा, तो ट्रीटमेंट जितने मर्ज़ी लेते रहो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ट्रीटमेंट का हमेशा बेनिफिट होता है, लेकिन ट्रीटमेंट का बेनिफिट मल्टीप्लाई बाय 10 तब होता है जब आप फूड को भी अपने साथ बैलेंस कर रहे हो।
बहुत जब अच्छा। सेल्फ केयर भी आप कर रहे हो। मैम एक्ने के लिए अभी एक चीज़ जानना चाहूँगी, एक्ने के लिए आप क्या ट्रीटमेंट देते हो? एक्ने के लिए डिपेंड करता है, अगर आपका एक्ने ज़्यादा है आपके फेस पे तो सबसे पहले हम उसको पील से कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक्ने सूख जाते हैं, फिर उसके बाद एक्ने के स्कार्स आते हैं, फिर आपका जो ट्रीटमेंट है वो एक्टिव एक्ने से एक्ने के स्कार्स पे चला जाता है। कईयों के फेस पे रेडनेस आ जाती है, एक्ने वाले फेस पे हमेशा रोजेशिया की प्रॉब्लम या आपको रेडनेस की प्रॉब्लम होगी, उसके लिए हमारे पास अलग मशीन है IPL की फोटो फेशियल, तो कस्टमाइज करके सबसे पहले एक्टिव एक्ने को कंट्रोल किया, उसके बाद आपकी रेडनेस को कंट्रोल किया, उसके बाद जो एक्ने ने स्कार दिया उसको कंट्रोल किया। जब आपने फ़ोटो फेशियल का नाम लिया ना, तो फ़ोटो फेशियल इज़ अ वेरी फेमस, आज की डेट में सबको चाहिए, फ़ोटो फेशियल चाहिए जो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है। मैंने कभी नहीं करवाया पर मैंने सुना बहुत है। मुझे अब जानना है, आज मेरे सामने डॉक्टर महिमा बैठी हैं तो, कि फ़ोटो फेशियल बेसिकली कैसे वर्क करता है? तो सबसे पहले शालू जी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फोटो सेम टू यू, यू आर थैंक ऑल्सो यू, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। फोटो फेशियल वर्क करता है आपकी स्किन पे रेडनेस को कम करने के लिए, आपकी स्किन पे सेंसिटिविटी के लिए। अगर आपकी स्किन पे ओवर प्रॉब्लम है तो फोटो फेशियल आप पे वर्क नहीं करेगा। हेल्दी ग्लोइंग स्किन है, सिर्फ आपको मतलब इवनिंग में ओकेजन है कोई या नेक्स्ट 3 डेज में ओकेजन है तो आप फोटो फेशियल करा लो, उससे आपका टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा, हल्की सी स्किन रेजुविनेट हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के फेस पे ओवर प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस ओवर है, एक्ने ओवर है, तो हम उसे डायरेक्ट फेशियल्स नहीं दे सकते, हमें ओके। सबसे पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ओह! इन दोनों में बहुत अंतर। बहुत डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं पिगमेंटेशन की, है ना? जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मतलब मुझे लगता है कि कई लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन ना लगाने से होती है पिगमेंटेशन, कई कहते हैं कोई आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है इसलिए पिगमेंटेशन होती है। असली रीज़न क्या है पिगमेंटेशन होने असली का? रीज़न पिगमेंटेशन का कई सारे रीजंस हैं। पिगमेंटेशन दिखती सुपरफिशियल है, फेस पे ब्राउन स्पॉट दिखते हैं, कईयों को पिगमेंटेड होती है कि स्पॉटेड होती है, कईयों को पूरे फेस पे होती है, डिपेंड करता है किस वजह से है। पिगमेंटेशन होने के कई कारण हैं, फूड अच्छा नहीं है तब भी पिगमेंटेशन है, आपने कोई गलत क्रीम लगा ली तब भी पिगमेंटेशन है, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तब भी आपके फेस पे पिगमेंटेशन होगी। सनस्क्रीन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्किन में, सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। हमने 2 years पहले MS स्किन केयर का सनस्क्रीन लॉन्च किया था, ये टोटली हर्बल है और इसमें 60 SPF है, ये ना ही आपको कोई वाइट कास्ट करेगा और आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा। तो अगर आप इसे दिन में एक बार लगा लेते हो तो इसका 6 आवर्स का स्टे रहता है। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्किन सेंसिटिव है, सबके लिए दी बेस्ट है। ओह! आई वांट टू चेक इट। ओह वाओ! सबसे नाइस। खास बात, इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल और है। मैंने मार्केट में जितने भी सनस्क्रीन देखे हैं, मेरे पास जो भी सनस्क्रीन है वो 50 में ही होते हैं, है ना? PF उनका 50 होता है, पर इसका 60 है। इसका रीज़न ये है बिकॉज टाइम के साथ कितना सनलाइट इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, सब कुछ प्लस हो रहा है। तो वैसे 30-40 जो है वो इंडियन स्किन टोन पे नहीं जाते, हमारी स्किन को प्रोटेक्टिव बैरियर चाहिए जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, तो 60 SPF इज़ गुड फॉर आवर इंडियन स्किन। ओह वाओ! मैम अब बात करते हैं कि जैसे कि आपने सनस्क्रीन बताया, मुझे भी लगता है, मैं खुद भी लगाती हूँ। जब से मैंने सनस्क्रीन लगाना शुरू किया तब से मेरी स्किन में कुछ अलग सा ही रूप निखर के आ गया, क्योंकि कहीं न कहीं वो जो कहते हैं ना रेज़, सन रेज़ेज़ आपको हार्म नहीं कर पाती है ना? क्या सनस्क्रीन जो लोगों में मिथ है कि सनस्क्रीन जब रेन होती है तब नहीं लगाना चाहिए, जब सूरज नहीं आता तब नहीं लगाना चाहिए, रोज़ नहीं लगाने की ज़रूरत है, या फिर दिन में सिर्फ एक ही बार लगाना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें ये सच्चाई है कि सनस्क्रीन, सन उसमें इन्वॉल्व है तो सबको शुरू से लगता है कि बस बाहर जाना है तभी सनस्क्रीन लगाना है। अपनी स्किन रूटीन ऐसे होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, कोई एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करना है, उसके बाद आपको एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। ये दोनों जो 3 स्टेप स्किन केयर है ये सदियों से आ रही है। अब आता है कि 10 स्टेप स्किन केयर, 12 स्टेप स्किन केयर, रात को अलग सीरम आई, लेकिन ये 3 बेसिक स्किन केयर स्टेप होते हैं जो होते हैं, और वो हैं ये तीनों ही, फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र। सनस्क्रीन को आपको हर सिचुएशन में लगाना है। सुबह उठ के आपको जब भी आप गैस के सामने भी जाते हो तब भी आपके फेस पे सनस्क्रीन लगा होना चाहिए, क्योंकि गैस की लाइट भी जो है वो हमें डैमेज करती है। पूरा दिन आजकल सबकी रूटीन है कि रील्स देखनी है, फ़ोन चलाना है, फ़ोन की लाइट भी हमें डैमेज करती है, LED लाइट डैमेज करती है, जो हमारे घर में लाइट्स हैं वो भी हमारे फेस पे फोटो डैमेज देती है। तो सनस्क्रीन लगाना हर एटमॉस्फेयर में, सर्दियाँ, गर्मियाँ, विंटर, रेन, एक्सेसिव सनलाइट, सब में इंपॉर्टेंट है। अगर आप सनलाइट में ज़्यादा जाते हो तो आप इसे रीअप्लाई कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल रूटीन है तो आप एक बार सुबह लगाओ और बस इवनिंग में आके इसे वॉश कर लो।
ओह! जब आपने मॉइस्चर की बात की, सनस्क्रीन की बात की, फेस वॉश की बात की है, आपने आपके ब्रांड का नाम बताना चाहोगे प्लीज़? मेरे ब्रांड का नाम है एमए स्किन केयर। महिमाज आर्टिस्ट्री से इसको एमए करके हमने अपना स्किन केयर हर्बल रेंज को ओह! स्टार्ट किया था। वॉव! मैम जो एमी केयर है आपका स्किन रूटीन है, पहले तो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे से पूछते हैं यार तू बहुत पॉडकास्ट करती है, तो मुझे ये चीज़ ज़रूर बता पहले मॉइस्चर करना है कि सनस्क्रीन करना है? क्योंकि फेस वॉश पहले करना है ये सबको पता है, पर मॉइस्चर पहले करना है, सनस्क्रीन पहले करना है, ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। फेस वॉश के बाद आपको हुँ, मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र के ऊपर आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। और अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो, 3 हुँ, स्टेप्स ये मॉर्निंग में आ गया। और रात को जैसे आपने एक बार फेस वॉश किया है, फिर आपको नाइट सीरम लगाना है। अगर आप नाइट सीरम यूज़ करते हो, वो भी आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, कोई हुँ, फैंसी सीरम नहीं कि कुछ भी लगा लिया। प्रॉब्लम क्या है आपको? पिगमेंटेशन है, नाइसिनामाइड लगाओ। एक्ने की प्रॉब्लम है, स्लैसिक एसिड लगाओ। इसके अकॉर्डिंग हम नाइट सीरम आपको प्लान करके देते हैं। हमारी नाइट सीरम की भी बहुत ही अच्छी रेंज है। उसके बाद आपको मॉइस्चर लगा के उस सीरम को लॉक करना है, और ये आपकी नाइट की स्टेप है। ओह! जब मॉइस्चर सनस्क्रीन की बात आ रही है ना, तो मुझे एक चीज़ ज़रूर जाननी है। मैंने पहले भी कभी पॉडकास्ट किया था इसी सब्जेक्ट के ऊपर, उनसे भी मेरा यही सवाल था कि लोग बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं कि बच्चों को या फिर टीनेजर्स को या बुज़ुर्गों को भी क्या सनस्क्रीन और मॉइस्चर करना चाहिए? आपके ब्रांड पे डिपेंड हुँ, करता है। आजकल ब्रांड्स की वैरायटी हर कोई, हम इंस्टाग्राम पे देखें या हुँ, मार्केट में चला जाए, हमें एक से एक ब्रांड मिलेगा, एक से एक अच्छा लेबल वाला ब्रांड हुँ, मिलेगा। तो जो ये एमए स्किन केयर है, ये फर्स्ट तो हर्बल रेंज है। हुँ, ये मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र आपके फेस के लिए तो बेस्ट है। लेकिन अगर बेबीज़ को डाइपर्स के कारण हुँ, रैशेज़ हो जाते हैं, या फीमेल को सैनिटरी पैड पीरियड्स के टाइम पे साइड्स पे रैशेज़ हो हुँ। जाते हैं, या आपको कोई भी चाइल्ड के लिए प्रॉब्लम है, आपको ईचिंग होती है, तो हमारा मॉइस्चराइज़र उस एरिया को भी हील करता है। ये हर एज ग्रुप के लिए बेस्ट है। 10 साल का बच्चा भी इसे लगा सकता है, 30 इयर्स की लेडी मैन भी इसे लगा सकती है, इवन 50 प्लस लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ओह! मतलब बेसिकली ये बहुत-बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल, टोटली हुँ। हर्बल। अब बात करते हैं मैम, हम जैसे कि आपने बताया था कि परमानेंट मेकअप्स भी पॉसिबल हैं। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि परमानेंट मेकअप्स होते कैसे हैं? परमानेंट मेकअप होता है जो चीज़ वॉश करने पे भी नहीं जाती। ओह! जैसे हमें सबसे पहले मेकअप करना होता है, हुँ, मेकअप में बेस लगाना होता है, ब्लशर हुँ, लगाना होता है, और आईब्रो फिल करनी हुँ, होती है, और लिपस्टिक लगानी होती है। लेकिन हम ऑल द टाइम इतना कुछ रात को सोते समय या कुछ भी कैरी नहीं कर सकते। हुँ, मेन हमारे फीचर्स इन्हांस होते हैं, हुँ, आईब्रो की शेप अच्छी होनी चाहिए, फेस हमारा इन्हांस हो गया, लिप्स की कलर डार्क नहीं होना चाहिए, हुँ, वैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया। तो टाइम सेविंग मेथड है आपका। अगर आप वर्किंग हो या आपको सुबह नहीं होता, मैक्सिमम जो लोग हैं वो सुबह उठ के 10 to 15 मिनट्स अपने आईब्रो फिलिंग पे ही लगाते हैं, हुँ, पेंसिल शेप बनाई, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इंस्टेंट ऑफ पेंसिल आप माइक्रो ब्लेडिंग करा सकते हो या ओम्ब्रे ओह! प्रोस करा सकते हो। ओके। और जो हमारे पास टेक्निक है, हुँ, इंटरनेशनल वेज से हम इसे करते हैं। मैंने खुद से इंटरनेशनल वेज से इसे सीखा है। 3 to 4 टाइप्स की मैपिंग है, टूल से भी आती है, थ्रेड से भी आती है। ओके। पूरा फेस एनालाइज करके कितनी आर्क चाहिए, हुँ, क्लाइंट का उस लाइफस्टाइल क्या है, उसको कितना कलर डार्क चाहिए, हुँ, उसके आइज़ के अकॉर्डिंग क्या कलर जाएगा, हेयर कलर के अकॉर्डिंग क्या कलर जाएगा, बिल्कुल अननेचुरल नहीं लगती। आपके कॉन्फिडेंस को वो बूस्ट कर देगी, ओह! और आपके जो सुबह के 10 to 15 मिनट्स हैं वो भी बचा देगी, और आप में एक अलग से कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी बचेंगे। जब आपने आईब्रोज़ की बात करी, है ना? तो मुझे एक चीज़ जाननी है क्योंकि ये हमने परमानेंट मेकअप की बात कर रहे हैं, तो आईब्रोज़ क्या फुल लाइफ़ के लिए रहेंगे या कुछ टाइम पीरियड के लिए? परमानेंट मेकअप बेसिकली सेमी परमानेंट मेकअप, नॉट हुँ, पीएमयू, इट्स एसपीएमयू। ओके, सेमी परमानेंट मीन्स 2.5-3 साल के बाद ये कम हो जाएगा, ओके। बिकॉज इट्स नॉट अ टैटू। टैटू भी 5-6 साल के बाद रीफिलिंग मांगता है कि आओ हुँ, टैटू को फ्रेश करना है। और ये है सेमी परमानेंट मेकअप। इसे हमें मर्ज करके स्किन में करना है, ताकि जो पर्सन है वो वेम्पायर ना लगे, हुँ, ब्यूटी एनहेंस हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, डाउन ना हो। हुँ, अगर आप इसे परमानेंट वे से करोगे, ब्लैक कलर लेना पड़ेगा, डेप्थ ज़्यादा करनी पड़ेगी, हुँ। 2-3 महीने के बाद एक ग्रे कलर लगेगा, और जो काम है वो सही नहीं दिखेगा। ओह! मतलब 2 ढाई साल भी तो बहुत होते हैं ना, बिल्कुल। है ना? अब हम बात करते हैं डार्क लिप्स की, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि परमानेंट लिप कलर लग जाता है। क्या पहले तो मुझे ये जानना है कि क्या ये अलग-अलग कलर्स लग सकती हैं, पिंक, रेड या फिर कोई और शेड जो किसी का फ़ेवरेट हो या फिर एक ही शेड में लगते हैं? शेड डिपेंड होता है कि हुँ, आपका लिप का कलर क्या है।
कौन से टोन में है, पर्पल टोन में है, ब्लू टोन में है, कितना उसको मर्ज चाहिए, कितना उसको न्यूट्रलाइज करना है। बिकॉज मैक्सिमम टाइम जो क्लाइंट आते हैं वो कलर वाले कम आते हैं, डार्क लिप वाले ज़्यादा आते हैं। डार्क लिप है, कहीं स्मोकिंग के कारण हो जाते हैं, या कईयों ने सस्ती लिपस्टिक्स यूज़ की होती है, चीप लिपस्टिक्स यूज़ की होती है, उस कारण आ जाते हैं, या कई बार सन डैमेज से आ जाते हैं। तो डार्क लिप है, सबसे पहले हमें उसे कलर करेक्शन करनी है, उसे न्यूट्रल टोन में लेके आना ताकि वो डार्क ना लगे। उसके बाद हम उसे कलर चेंज कर सकते हैं। अगर रेड चाहिए तो हम रेड कर सकते हैं, पिंक चाहिए पिंक कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा डार्क करना आई डोंट रेकमेंड पर्सनली कि आपको हर टाइम ही एक ही कलर लगे। सिर्फ लिप का कलर इतना न्यूट्रलाइज होना चाहिए कि आप कोई भी लिप शेड लगाओ तो वो उसी कलर का है। डार्क लिप में आप रेड लगाते हो वो मैरून हो जाता है, आप ब्राउन लगाते हो वो डार्क ब्राउन हो जाता है। ओह, बेसिकली अगर मैंने लिप करेक्शन करवाया है तो उसके बाद भी मैं लिपस्टिक यूज़ कर सकती हूँ अपनी फेवरेट कलर की? आप अपने फेवरेट कलर की लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। और बाय एनी चांस अगर आपको लिपस्टिक लगाने का मन नहीं है, आपको ग्लॉसी लुक कैरी करना है या नेचुरल लुक कैरी करना है, तो आप सिर्फ लिप ग्लॉस लगा सकते हो। उससे आपका जो लिप डार्क होगा नहीं, पिंक है और इन्हेंस हो जाएगा। और अगर आपको बोल्ड लुक करनी है तो अपनी मर्जी से लिपस्टिक भी लगा सकते हो। तो एक चीज़ जानना चाहूँगी क्योंकि ये जो हमारी ऑडियंस है वो अंदर से क्यूरियोसिटी तो होगी है कि यार मुझे लिप कंटूरिंग भी करानी है, मुझे आईब्रोज भी बनवाने हैं, पर इनकी कॉस्ट क्या आती है तकरीबन? इनकी कॉस्ट मार्केट में 15,000, 20,000, 25,000 इस रेंज में जाती है। लेकिन अपने स्टूडियो में हमने फिक्स्ड प्राइस रखा है 8,000 का। 8,000 में आपकी आईब्रो की सेशन होएगा, वो 2.5-3 साल आपका चलेगा। उसमें हम आपको परफेक्ट ब्रोज के साथ साथ शेप के साथ साथ स्टे कलर सब कुछ देंगे। आपको बार बार विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 to 4 आवर्स का ये ट्रीटमेंट है, 2.5 ईयर इसका स्टे है। उसके बाद भी आपके स्किन पे जो है वो दिखेगा। लेकिन अगर आपको टचअप कराना है तो आप टचअप करवा सकते हो। मैम अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने परमानेंट मेकअप्स के बारे में तो बता दिया, क्या परमानेंट फाउंडेशंस भी होते हैं? परमानेंट फाउंडेशंस भी होते हैं, बीबी ग्लो कहा जाता है, लेकिन वो उतने ज़्यादा रेकमेंड नहीं होते क्योंकि एट द एंड जो फाउंडेशन है वो स्किन में इन्फ्यूज़ होता है। लेकिन अगर आप वंस इन अ वाइल सिर्फ ग्लो के लिए उसे कराना चाहते हो तो करवा सकते हो। लेकिन ऑल टाइम एक फाउंडेशन को अपनी स्किन में मर्ज करना नॉट रिकमेंडेड। मैम कोरियन स्किन जब कोरियन स्किन का नाम आता है तो जेंजीज को तो बस खुशी हो जाती है कि कोरियन स्किन तो आज की डेट में के ड्रामास देख देख के हर भारतीय को चाहिए, है ना? खास करके जेंजीज को चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? कोरियन स्किन पॉसिबल है अगर आप स्किन केयर करते हो। बिकॉज कोरियन स्किन में क्या है, शाइन है, ब्राइट है, स्किन क्लीन है। ये डिपेंड करता है वेदर पे भी। अब कोरिया में वेदर क्या है, यहाँ वेदर क्या है, वहाँ पे क्या ईटेबल्स हैं, यहाँ पे क्या है, ये काफ़ी इंटरनल चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि कोरियन ट्रीटमेंट के नाम से या कोरियन कोई भी क्रीम के नाम से पीपल जो लोग हैं वो जल्दी बाय कर लेते हैं या जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इससे पहले आज से जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा हाइप पे था। रील्स देखते थे, हम भी इंस्पायर होते थे कि ये क्या ट्रीटमेंट है। एक जगह मतलब बिफोर में बिल्कुल ब्लैक दिखा दिया फेस, 15 डेज के बाद बिल्कुल शाइन दिखा दिया फेस। तो अंदर से क्यूरियोसिटी होती थी कि यार मैं भी करूँगी। क्या आपने जैसे बताया कि ऐसी रील्स मैंने भी देखी हैं कि जहाँ पे ये होता है कि 15 दिन बाद बिल्कुल आप बिल्कुल वाइट हो जाते हो ब्लैक से, है ना? बिल्कुल गोरे हो जाते हो। क्या ये पॉसिबल है? आप बताओ ये पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो, नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक तो कैमरे के लाइट्स, मोबाइल के फिल्टर्स, आधा गेम चेंजर तो वही है आफ्टर। दूसरा पेड मॉडल्स बुलाओ और अपना रील बनाओ, अपना मेकअप के साथ फिल्टर दिखा के चेंज कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। और वो लोग जिन्हें कोई अवेयरनेस नहीं है, जो बिलीव कर लेते हैं रील्स पे कि ये ऑथेंटिक होगा, है ना, हमारी फेस भी इतना सही हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे लोगों की जो टारगेट ऑडियंस होती है वो आपके अवेयर क्लाइंट नहीं होते। वो लोग होते हैं जो बिलीव कर लेते हैं कि हाँ हमारी स्किन भी डैमेज है, हमारी स्किन भी ऐसे हो जाएगी। और बेसिकली होती भी है। 7 to 10 डेज में वो स्टीरॉयड क्रीम देंगे आपको लगाने को और आपके फेस को बिल्कुल ब्राइट कर देंगे। ब्राइट के बाद जब 15 डेज पे जो आपकी स्किन है रिव्यू बना लिया, अपलोड कर दिया, क्लाइंट और अट्रैक्ट कर लिए। और जैसे 15-20 डेज में आपकी स्किन दोबारा डैमेज होती है, दोबारा और ज़्यादा बर्न हो जाती है, रोजेशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी वेन्स दिखने लग जाती है, पिगमेंटेशन और इंक्रीज हो जाती है, सुपरफिशियल हेयर आ जाते हैं। जो प्रॉब्लम है अगर आप 30% लेकर गए हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स के बाद, ऐसी रील्स के बाद, ऐसे स्टीरॉयड क्रीम के बाद और फेक कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल आपकी जो स्किन है वो 100% डैमेज पे चली जाती है।
मतलब इट मीन्स कहीं ना कहीं ये भी बात है, ये बात मैं भी मानती हूँ कि हर रील पे विश्वास मत करो। एक सही डॉक्टर, सही मतलब जिसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिनका क्लिनिक है, उन पे ही विश्वास करना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं कि कोरियन स्किन का इतना क्रेज़ है ना। एज अ डॉक्टर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने देखा होगा कि फ़िल्टर्स लग जाते हैं, है ना, जिसके कारण अब सबको वो फ़िल्टर दिखते हैं तो सबको वैसा मेकअप चाहिए, वैसी स्किन चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है रियलिटी में, है ना। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ये भी दिखाते हैं कि आपकी स्किन में पोर्स भी हैं, सब कुछ है, एक नेचुरल चीज़ें हैं, पर जो जेंजीज हैं या फिर आजकल के लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। ये कितना सही है आपकी? तो शालू जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये मैं अपनी हर रील में बोलती हूँ कि विश्वास उतना करो जितना आपका माइंड भी एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ ये रिजल्ट होगा या रिजल्ट नहीं होगा। अनरियलिस्टिक रिजल्ट है, एक में पेरिस फिल्टर लगा दिया या शाइन कर दिया उसमें या ब्राइट कर दिया, बिफोर एंड आफ्टर में इतनी सारी चेंजेस होगी। कई बार जो स्किन की चेंजेस होती है फेशियल्स के बाद, वो कैमरे में नोटिस भी नहीं होती है कि क्लीनिंग जो होती है वो कैमरे में नोटिस भी नहीं होती है। और जो प्रॉपर रिजल्ट है वो 4 to 6 सेशन से पहले हम बोल ही नहीं सकते कि आ गया, इमीडिएट हम बोल ही नहीं सकते। इमीडिएट सिर्फ आपकी स्किन क्लीन होगी, लेकिन अगर आपकी स्किन में कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो इमीडिएट नहीं जाएगी। वी नीड 4 to 6 मंथ। अगर हमें 2 सेशंस भी प्लान करने हैं तो 15-20 डेज के गैप में वो सेशंस होते हैं। तो बेसिकली वी नीड 3 to 4 मंथ की स्किन में हम एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करें और स्किन को हम एक हेल्दी गाइडेंस दें। मतलब बेसिकली वही है ना, पर लोग आजकल कोरियन स्किन के लिए, फिल्टर्ड स्किन के लिए पागल हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पागलपंथी आ रही है। ये पागलपंती इसीलिए आ रही है क्योंकि लोग आजकल एजुकेशन से ज़्यादा, इंफॉर्मेशन से ज़्यादा नाचने गाने में बिलीव करते हैं। ये बात भी कहीं जो ना कहीं इंस्टा पे है। जितना नाचेगा उसके पास उतना क्लाइंट आएगा, जो जितना स्वीट टॉक करेगा उसके पास That's उतना उतना क्लाइंट client आएगा। आएगा। एक है कि अपनी क्लियर कॉन्वर्सेशन है, रिजल्ट आएगा, इतना आएगा, स्किन दिखाओ, उसके बाद आई कैन एनालाइज। लेकिन कोरियन ट्रीटमेंट अब मैक्सिमम लोग जो कर रहे हैं इसे, सबसे पहले तो इस प्रोफेशन के ही नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, ना ही उनके पास कोई सर्टिफिकेट्स है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको अपनी स्किन किसी को टच भी करवानी है, या तो आप एक्सपीरियंस कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, या फिर सीधा आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ। ओह, यस। एक चीज़ और जाननी है। गोरा रंग, इंडिया में तो इसका क्रेज़ ही अलग लेवल का है ना। रंग से लोगों का करेक्टर, लोगों को पे जजमेंट पास कर देते हैं, है ना। उसका सब कुछ रंग से ही जजमेंट हो जाता है। क्या ट्रीटमेंट से वाकई गोरा रंग पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। अगर आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें ग्लूटाथाइन ट्रीटमेंट्स होते हैं, आपकी आईवी ड्रिप्स होती है। बॉडी में जो हमारे स्किन होती है उसमें एक मेलानिन सेल होता है, अगर वो इंक्रीज़ होता है तो जो हमारा कलर है वो डार्क हो जाता है, अगर वो डिक्रीज़ होता है तो जो हमारा कलर है वो फेयर हो जाता है। कहते हैं धूप में मत जाओ, धूप में जाने से काले होंगे। धूप में जाने से क्या होता है, मेलानिन हमारा इंक्रीज़ होता है, पिगमेंट इंक्रीज़ होती है, तब धूप में जाने से हम काले हो जाते हैं। अब जो हमारे माउंटेन्स के हैं, जैसे कश्मीरी कह लो आप, या वहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे मेलानिन फ्रीज रहता है, नॉर्मल रहता है, बढ़ता नहीं है, तो वहाँ पे जो फेयरनेस है वो ज़्यादा होती है। ओह, बेसिकली कहीं ना कहीं ये आपके वेदर, आपकी खान पीन, आपकी हर चीज़ पे डिपेंड करता है। आजकल आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे एक्टर्स को भी देखा है आईवी ड्रिप्स लेते हुए। उन्होंने आजकल तो इवन के शादियों में लोग जब ग्रैंड मैरिजेस करते हैं उसमें भी आईवी ड्रिप्स का बहुत ज़्यादा चलन चल पड़ा है। क्या वो सही है रंग गोरा करने के लिए, या आपके अंदर पूरे मतलब आपको एकदम से चमक देने के लिए? सही भी है और गलत भी है। अगर सही की बात करें तो वो सही है अगर किसी का हैवी बजट है, या कोई सीरियसली मतलब इतना कंसर्न है कि मैं लाखों रुपए लगा के गोरा हो जाऊं, तो उनके लिए वो सही है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ एंटर हो रही है और अगर आप उसे ओवरडोज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके माइनस पॉइंट भी होंगे। एट आर महिमाज आर्टिस्ट्री वी डोंट रिकमेंड एनी ट्रीटमेंट जिसमें कोई नीडल हो, कोई सर्जरी हो, या हम उसमें ड्रिप यूज़ करें। आई बिलीव कि कलर फेयर होता है, डार्क होता है, डस्की होता है। अब फेस है, फेस का कलर आप गोरा कर दोगे, बाकी बॉडी का क्या करोगे? ओह, ये भी बात सही है। मतलब जो आईवी ड्रिप्स होते हैं उससे सिर्फ आपके चेहरे का रंग गोरा होता है, बाकी बॉडी पे कोई असर नहीं होता। उससे आपका फुल बॉडी इंक्रीज होता है। आईवी ड्रिप से अगर आप ड्रिप पे ही आ गए हो तो आपका फुल बॉडी चेंज होगा, लेकिन सिर्फ तब तक के लिए होगा जब तक आप उसे यूज़ कर रहे हो। अगर 6 मंथ का भी गैप आ गया तो बैक टू बेसिक। ओह, बेसिकली ये तब तक है जब तक आप ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो। जब तक आप हाँ, मतलब उसके बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं है। परमानेंट रिजल्ट नहीं है इस फील्ड में। इवन स्किन के फील्ड में
किसी भी फील्ड में, अगर आप जिम भी जाते हो तो आप जब तक जा रहे हो, आप डाइट भी कर रहे हो, तो स्किन के लिए भी एक बहुत क्वेश्चन होता है कि हम एक बार फेशियल करा लेंगे तो दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आएगी भी, धूप में जाओगे तो आएगी, सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आएगी। नथिंग इज़ परमानेंट। ये बात बिल्कुल सही बोली, नथिंग्स परमानेंट, है ना। ये तो हम भी नहीं है परमानेंट तो इस बिल्कुल। दुनिया पे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना। मेरी ऑडियंस तो बस यही जानना चाहेगी कि महिमा का अपना रूटीन क्या है। मेरी कोई स्पेशल रूटीन नहीं है सीरियसली। मतलब मॉर्निंग में फेस वॉश, अगेन आई रिकमेंड दिस वन। पिछले 2 इयर्स में मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है। ये एक ऐसा फेस वॉश है जो आपकी सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज़ करेगा, अगर आपके फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करेगा। मतलब आई पर्सनली रिकमेंड दिस एंड पर्सनली यूज़ दी। मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। आप मेरी कहीं पे भी हिस्ट्री देख लो, मैंने कोई प्रोडक्ट, कोई फाउंडेशन, कोई सनस्क्रीन, कोई किसी और ब्रांड का नहीं यूज़ किया जब से मैंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। अपने प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करने में 6-7 मंथ का टाइम लगा, टेस्टिंग हुई, और आज ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल इंडिया हमारे सेल आउट होते हैं, डोर स्टेप्स पे इसकी डिलीवरी है। तो ये एमएस स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं ये 2 इयर्स पहले लॉन्च हुए थे, और उसके बाद मैंने सिर्फ अपने फेस पे लगाए ये 3 प्रोडक्ट्स, और साथ में एक नाइट सीरम। फेस वॉश है, फेस वॉश टोटली हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना। अगर आपको इसको मेकअप रिमूवल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इन प्रोडक्ट्स को ऐसे बनाया कि बाकी चीज़ों के आपके एक्सपेंसेस बच जाए। ये फेस वॉश है, इसने मेकअप रिमूवल की तरह भी यूज़ हो जाना है, मेकअप के बाद भी आप इसे यूज़ करके मर्ज करके इसे रिमूव कर सकते हो। आपका मेकअप रिमूवल गया, सिर्फ आपको एक फेस वॉश रखने की ज़रूरत है। ये मॉइस्चराइज़र है, ये मॉइस्चराइज़र आपका फेस में हाइड्रेटिंग के साथ साथ आपके इरिटेशन रैशेस पे भी काम करेगा, तो आपका एक ऑइंटमेंट का जो एक्सपेंस है वो भी हो गया। तीसरा है हमारा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो आपका है ये आपका चाइल्ड्स के लिए भी है, मतलब किसी कोई भी एज ग्रुप का लगा सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं। 1 ड्रॉप इसकी आप पूरे फेस पे लगा सकते हो, और इसकी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है। ओह वाह मैम, अब मुझे जानना है कि आप अपने स्टूडियो पे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करते हो। हम स्किन से जुड़े सारे ट्रीटमेंट करते हैं। स्किन से जुड़े जो मेन कंसर्न है, जो फेशियल्स के कंसर्न होते हैं, सबको सुबह उठते होता है मेरा ये एरिया डार्क है, मेरा बाकी एरिया ठीक है, मेरा ये एरिया डार्क है। फेस वॉश करते के साथ ही अनइवन स्किन टोन, सबसे पहला ये कंसर्न। दूसरा है आजकल सबको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। हाँ, इट्स वेरी कॉमन। तो जो स्किन के ऊपर ऊपर टेक्सचर पे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, स्किन के टोन्स पे प्रॉब्लम दिख रही है, उससे रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट। हाइड्रा फेशियल है जो डीप क्लीनिंग करेगा, मेडी फेशियल है वो कस्टमाइज करके, हॉलीवुड पील है। जैसे पहले ब्लीच यूज़ होती थी, ब्लीच हमें रिएक्शन दे सकती है, बर्न दे सकती है। अब ऐसे लेजर ट्रीटमेंट आ चुके हैं जो आपके फेस पे ऐसा इफेक्ट देंगे कि आपको 6-7 मंथ ब्लीच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ब्लीच में जाने से शाइन आती है हेयर में। अगर आप सनलाइट में जाते हो तो अलग से दिखते हैं वो बाल। और जो हमारे हॉलीवुड फेशियल है या हमारे लेजर टोनिंग है, उसके बाद आप टोटली कंफर्टेबल रहते हो। टोटली कंफर्टेबल प्रोसेस है, इमीडिएट आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा, इमीडिएट फेस पे चेंज मिलेगा। ब्राउनिश टोन है वो स्किन से गायब हो जाएगी, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। साथ में हमारे प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल, साथ में महिमाज आर्टिस्ट्री के प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। ठीक है। और क्या क्या करते हो आप अपने स्टूडियो में। स्टूडियो में हम बॉडी कंटोरिंग प्रोसेस भी करते हैं। कई बार जिम में जाने के बाद भी हमारे पाउचेस कम नहीं होते। लेडीज में लोअर एब्डोमेन हैवी होने की सबसे ज़्यादा सबसे इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सिटिंग जॉब की वजह से कह लो, या आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी कह लो, तो उसके लिए कई बार जिम से नहीं होता। फिर हमें करनी पड़ती क्रायोथेरेपी, कि बॉडी का पर्टिकुलर एरिया को, फैट को फ्रीज किया और बॉडी को टोन किया, क्रायोथेरेपी। साथ में हम उसको फैट हमारा लूज होने का, स्किन ना लूज हो, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट देते हैं, जो टोटली हम इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, कैविटेशन। ओके, इससे क्या स्लिमनेस आती है बॉडी में। बॉडी कंट्रोर होती है। एक होता है वेट लॉस करना जो आप पूरे बॉडी का करते हो, एक होता है बॉडी को कंट्रोर करना। ओके, एक पर्टिकुलर एरिया को, जैसे आर्म्स के एरिया को, या थाइज के, या फिर स्टमक के, ना मतलब वो भी आप काम करते हो। और क्या करते हो आप। और उसके साथ साथ माइक्रोब्लेडिंग, लिप ब्लश, आईब्रो की शेप होगी, स्किन के ट्रीटमेंट होगी, एक्ने का ट्रीटमेंट है, पिगमेंटेशन है, आपको अनइवन स्किन टोन है, या आपको कोई भी मतलब नीडल नहीं लगानी है अपने फेस पे, कोई भी कंसर्न है, सारे हम कंसर्न को सॉल्व करेंगे। पूरी फुल बॉडी लाइटनिंग करानी है आपको, वो हो जाएगी। आपको लिप की शेप चेंज करानी है, वो हो जाएगी। एंटी एजिंग प्रोसेस से आपको लगता है मेरा फेस सैगिंग हो रहा है, मेरी जॉ लाइन्स ड्रूपी हो चुकी है, मेरे को डबल चिन आ गई है, वो ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे। हाइफू ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ओके, डबल चिन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन और वेरी, मतलब मुझे लगता है डबल चिन की प्रॉब्लम तो थोड़ा सा फैट आता है, या थोड़ी सी आपकी एज होती है, तो डबल चिन इज़ वेरी कॉमन। इसका क्या ट्रीटमेंट करते हो आप। इसके ट्रीटमेंट में हम करते हैं क्रायोथेरेपी, और उसके साथ हम करते हैं हाइफू ट्रीटमेंट। हाइफू एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो स्किन की 4th लेयर तक टारगेट करता है। स्किन की 4th लेयर को टारगेट करने के साथ साथ ये आपके स्किन में एक इतना अच्छा शेप देगा। टोटली पेनलेस ट्रीटमेंट है। 2 मंथ्स में इसका रिजल्ट आएगा, और 8 मंथ्स to 1 year इसका जो रिजल्ट है वो फेस पे स्टे
करता है। आफ्टर 25 आप इन ट्रीटमेंट्स को सबको स्टार्ट करा सकते हो, टोटली सेफ ट्रीटमेंट्स है। ओह, उससे पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है क्या? उससे अगर आप सेशन लेते हो, डबल चिन कितनी है डिपेंड करता है। अगर आपकी एक सेशन वाली है, एक सेशन तो वैसे आई डोंट रेकमेंड, मैं हमेशा 2 सेशंस रेकमेंड करती हूँ किसी भी ट्रीटमेंट के। 2 सेशंस आप कंप्लीट करवा लीजिए, उसके बाद आपको 3 to 4 मंथ्स में परफेक्ट रिजल्ट दिखेगा। कुछ इमीडिएट भी लगेगा, बट जो प्रॉपर रिजल्ट है उसको आने में 3 to 4 मंथ्स लगेंगे, और स्टे रहेगा आपका 1 year to 1.5 year। उसके बाद आपको जो ट्रीटमेंट है वो रिपीट कराना पड़ेगा। ओह, अब बात करते हैं अनइवन स्किन के ऊपर। अनइवन स्किन टोन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, है ना? ये तो टीनेजर में भी हो चुकी है कि स्किन बिल्कुल एक जैसी लगती ही नहीं है। गर्दन अलग लगती है और फेस अलग लगते हैं, चिक्स अलग लगते हैं, फोरहेड अलग लगते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो? अनइवन स्किन टोन हमारी इसीलिए आज की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है बिकॉज आफ्टर 20s हम स्किन केयर स्टार्ट नहीं करते। हमें लगता है अभी हम 20 हैं, 25 है, 30 के बाद स्टार्ट करनी है। बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड 20s इज़ द न्यू 30, ओह, कि आप 20 के बाद ही अपने स्किन केयर को स्टार्ट करो, ताकि जो आपकी स्किन है वो हेल्दी रहे और मेंटेन रहे। मिनिमम फेशियल्स जो होते हैं, ग्लो पील होती है, वो आफ्टर 20 आप स्टार्ट करा सकते हो। ओह। मैम, अब मुझे ये जानना है कि अगर कोई आपके पास आता है जिसको नहीं पता चल रहा कि मेरी अनइवन स्किन है या फिर मुझे बस ग्लो चाहिए, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे? तो सबसे पहले लोग आते ही ऐसे, हमें ग्लो चाहिए, तो समझाना पड़ता है अगर उनकी स्किन उस पे है, कंडीशन पे है कि सीधा ग्लो आ जाएगा, तो ग्लो ट्रीटमेंट्स कर दो। लेकिन कई बार पहले डैमेज रिपेयर ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, उनकी स्किन को हील करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, फिर उनके ग्लो ट्रीटमेंट होते हैं। इसीलिए सबसे पहले स्किन एनालाइज होती है। एनालाइज करने के बाद हम क्लाइंट को एक एक प्रॉब्लम कैसे हुई है, कैसे इसको रिमूव करना है, कितने टाइम में क्या प्रॉब्लम रिमूव होगी, उसका एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान बना के देते हैं। फिर उस अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। मैम, हेयर रिमूवल की प्रॉब्लम वेरी कॉमन प्रॉब्लम है ना? खास करके वुमेंस या गर्ल्स में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो कई लड़कियां होती हैं जो वैक्सिंग से भी डरती हैं और साथ में उस पर रेज़र मारने से भी डरती हैं, क्योंकि रेज़र मारने से भी कहीं ना कहीं अनइवन हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। आप हेयर रिमूवल के लिए रिकमेंड करते हो लोगों को लेज़र। क्या लेज़र सही है स्किन के लिए? लेज़र सही है अगर उसकी मशीन सही है और आपका जो टेक्नीशियन है वो एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इन 10 years मैंने अपनी इंडस्ट्री में, फील्ड में यही रियलाइज़ किया है कि थ्योरी नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको डूज के साथ साथ डोंट्स भी पता होने चाहिए। मैम, लेज़र काम कैसे करता है? कई लोग ये कहते हैं कि एक बार लेज़र करा लोगे फिर कभी भी वैक्सिंग कराने की ज़रूरत नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? लेज़र हेयर रिमूवल आपका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। आपको मंथली विजिट करना पड़ता है वैक्सिंग के लिए। बॉडी में वो हीट वैक्स लगाते हैं जिससे बॉडी रेडनेस आती है, बर्निंग आती है। कई बार हमारी जो स्किन है परमानेंट बर्न भी दे देता है। फेस पे सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि फेस पे आप थ्रेडिंग को, वैक्सिंग को अवॉइड करो। लेज़र हेयर रिमूवल आपको एक टाइम पे फ्री कर देगा। अगर आपने 4 to 6 सेशंस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपका जो गैप है वो इंक्रीज हो जाएगा। 1 year 2 year कई बार आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर्सनली मैंने अपने क्लाइंट्स का देखा है कि शायद वो 4 सिटिंग्स के बाद विजिट भी नहीं करते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट आता है। ओह, मतलब 4 सिटिंग्स आर कंपल्सरी? 4 to 6 सेशंस आर कंपल्सरी। उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं होती? उसके बाद आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। लाइक अगर आपको 6 मंथ में फुल ग्रोथ आ रही है, 4 मंथ में फुल ग्रोथ आ रही है, तो आप एक टचअप ले सकते हो। अगर ये आपका जो प्रोसेस है ये लॉन्ग टर्म के बाद एक पॉइंट आ जाता है जब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ओह, मतलब सेशंस तो लेने पड़ते हैं शुरू में। मैम, एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। बहुत सारी जगह पे मैंने सुना है लोगों से कहते हुए कि लेज़र आपकी स्किन को डैमेज कर देता है। इसमें कितनी सच्चाई है? तो लेज़र स्किन को डैमेज नहीं करता। अगर आप, मैं दोबारा कहूँगी, अगर आपकी मशीन प्रॉपर है। लेज़र डायरेक्ट टारगेट करता है आपके हेयर रूट को। जो लेज़र की लाइट होती है और जो लेज़र की वेवलेंथ होती है वो पास होके डायरेक्ट आपके हेयर रूट पे जाती है, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। स्किन के ऊपर जब हम लेज़र मशीन यूज़ करते हैं स्किन डैमेज नहीं होती। लेज़र डायरेक्टली टारगेट योर हेयर रूट को वो आपके गायब करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को कम करता है। अगर आपकी एनर्जी सेटिंग प्रॉपर है, आपकी मशीन प्रॉपर है, आपका टेक्नीशियन प्रॉपर है, तो कभी भी इन ट्रीटमेंट से आपके फेस पे कोई हार्म नहीं होगा। ओह, जब ना हेयर रेज़र की बात आ रही है, हम हेयर रिमूवल की बात कर रहे हैं, तो लेज़र की बात कर रहे हैं, तो फेस पे कितना इफ़ेक्टिव है ये? फेस के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको वरदान है लेज़र। ओह, आप
अगर आप फेस पे वैक्स कराओगे तो सबसे पहले आपकी स्किन छिलती है, पील ऑफ होती है। पील ऑफ के बाद आपकी स्किन में स्कार आते हैं। मैक्सिमम पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है 16 17 89। आजकल सबको हल्की हल्की पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स डिले आते हैं। जब भी हमारे बॉडी में हार्मोनल इंक्रीज होते हैं, हमारा मेल हार्मोन इंक्रीज होता है, तो मेल का इफेक्ट क्या आता है, फेस पे बेयर्ड आ जाती है। बेयर्ड के लिए मैक्सिमम लोग कराते हैं नहीं हमें लेजर नहीं करवाना, तो वो कराते हैं वैक्सिंग। वैक्सिंग से क्या होता है, इनकी जो हेयर ग्रोथ है वो और इंक्रीज होती है। तो लेजर इज अ बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए, टोटली पेनलेस है। एट महिमाज आर्टिस्ट्री वी ऑफर मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस, मोस्ट एडवांस एंड जेन्युइन टेक्नोलॉजी। आप हर बात पे बोल रहे हो कि आपका अफोर्डेबल है, तो मैं आपका प्राइस रेट जानना चाहूँगी कि बाकी स्टूडियो से आपका रेट कैसे अंतर है, और क्या इस पॉडकास्ट को देखने वालों को आप कुछ डिस्काउंट भी दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपके रेफरेंस से हम सबको डिस्काउंट देंगे। जो हमारा हाइड्रा फेशियल है वो 2500 से स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रा फेशियल 2500 इज़ अ मोस्ट जेन्युइन प्राइस, अगर आपका प्रॉपर है, अगर आप रिजल्ट दे रहे हो। कई बार इसे लोग 799 999 में भी सैलून्स वाले कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो ये सबको पता है कि प्रोडक्ट भी कॉस्टिंग के साथ आते हैं, और वो कॉस्टिंग हमें अपने क्लाइंट से चार्ज करनी पड़ती है। 5,000-6,000 की अगर आप किट यूज़ कर रहे हो, एक किट ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पर्सन्स पे जाती है, तो 2500 जो प्राइस है वो टोटली रीजनेबल है। उसके बाद हमारा एडवांस हाइड्रा फेशियल है जो 3500 का है। मेडी फेशियल जो स्किन को कस्टमाइज करके जैपनीज कोलाजन ट्रीटमेंट 8500 3500 का है। और जो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस है हमारे स्टूडियो में वो है 45,000 में 6 सेशन फुल बॉडी लेजर के। फुल बॉडी लेजर में ये रील को देखो और उसके बाद कहीं भी फ़ोन करो और प्राइस पता करो कि क्या है, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कराओ। अगर आपको टेस्ट पैच लेना है तो जो भी ये पॉडकास्ट देख कर आएगा हम उसको टेस्ट पैच भी कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। ओह, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत नॉलेज दी आपने, और आपने अपने प्रोडक्ट बनाया। सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी कि इसमें ना आपने 60 दी है पीएफ। अदरवाइज क्या होता है कि 50 से ज़्यादा या 30 या 50 में ही मिलता है इंडिया में, इतना ज़्यादा पीएफ कहीं नहीं मिलता। व्यूअर्स को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके पास आकर विजिट करें, आपको फॉलो करें वो, और आपके प्रोडक्ट भी यूज़ करें। और मैं डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर कर आपको 10 या 15 दिन के बाद एक रील बनाकर डेफिनेटली बताऊँगी कि ये प्रोडक्ट वाकई काम कर रहे हैं। तो अगर काम कर रहे हैं तो आप मेरे व्यूअर्स को डिस्काउंट भी दोगे। डन डन। और मैम धन्यवाद, आपने Thank you. बहुत Thank अच्छे you. से हमें आज Thank you. जानकारी दी। Thank you. थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज हमने सीखा कि कोरियन स्किन पॉसिबल है, हेयर रिमूवल पॉसिबल है, पर उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सीटिंग्स होती हैं, आपको डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत बहुत अच्छे से अपनी स्किन का ध्यान रख पाओगे। मैं बस एक ही चीज़ जानती हूँ, जब मैं स्किन की बात करती हूँ या फिर मैं फिगर की बात करती हूँ, स्किन या फिगर आपने लोगों के लिए नहीं, उनको दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पाने के लिए ठीक करनी है, उन पे काम करना है, ना कि लोगों के लिए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके आधे काम तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। कल मैं एक चीज़ सुन भी रही थी कि जब आप लोग मेकअप करते हो या फिर कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, जब आपका चेहरा दमक रहा होता है, आप सुंदर लग रहे होते हो बेसिकली, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, आपकी टेंशन को ख़त्म करते हैं और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। पॉडकास्ट विद शालू से ऐसे ही जुड़े रहें।